कैसा था सलमान बाजी का? उन्होंने कर लिया जी, भी लाइव। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Arslan Hussain Sani. I'm fourth year medical student from Sahiwal Medical College, Sahiwal. And with me is Hafsa Atiq, who is fourth year medical student from Fatima Jinnah Medical University. आज हम सब एक बहुत ही अहम मौजू डिस्कस करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी हाजिरी कबूल फरमाए और इसमें बरकत डाले। आज के सेशन का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं दावत दूंगा अहमद इब्राहिम को कि वो आए और तिलावत कलाम पाक से हमारी रूहों को मुनव्वर करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। हम आज जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, कुछ लोगों ने हमें जूम पे ज्वाइन किया है, कुछ लोग हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, हमारे असातिज़ा कराम, हमारे सिंक के मेंबर्स, हमारे नॉन सिंक मेंबर्स, जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स और जनरल पब्लिक हमें देख रही है, हम आप सबको वेलकम कहते हैं और आप सबके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे लिए और इस सेशन के लिए वक्त निकाला। सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको सिंक के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ कि सिंक क्या चीज़ है। बेसिकली सिंक 12 रबीउल अव्वल 2015 को इसकी बुनियाद रखी गई। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो आज 40 मेडिकल कॉलेजेस में काम कर रही है और इसका जो सोल पर्पस है, बेसिकली जो ये काम करती है वो सिर्फ नेशन को सर्व करना है, ह्यूमैनिटी को सर्व करना है। 4 डोमेन्स पे हम काम करते हैं, जिसमें सबसे पहले एजुकेशन में हम करियर काउंसलिंग सेशंस एफएससी स्टूडेंट्स के लिए, एमडी कैट स्टूडेंट्स के लिए, इवन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी। फिर सोशल वेलफेयर में हमने टोबैको फ्री इनिशिएटिव ड्राइव, राशन डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव, इसके अलावा शेयर द वार्मथ ड्राइव, और फिर इसके बाद जो थर्ड डोमेन है, बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन, मेडिकल रिसर्च। हम मेडिकल रिसर्च पे काम करते हैं और जो सिंक मेंबर्स हैं उनको मेडिकल रिसर्च के बारे में ट्रेन किया जाता है, सिखाई जाती है। और जिन कॉलेजेस के अंदर, जिन मेडिकल कॉलेजेस के अंदर कल्चर मौजूद नहीं है रिसर्च का, उनको रिसर्च के बारे में पता हो कि रिसर्च की इंपॉर्टेंस क्या है, रिसर्च को किस तरह कंडक्ट किया जा सकता है। जो नेक्स्ट डोमेन हमारी है वो है हेल्थ डोमेन में जितनी भी बीमारियां हैं उन सब के बारे में अवेयरनेस कि बीमारी से किस तरह बचा जा सकता है और बेसिकली है क्या चीज, किस तरह असरअंदाज, पैथोजेनेसिस क्या है। तो इसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आज का ये सेशन जो है कोरोना वायरस के अवेयरनेस के हवाले से मुनक्कद करवाया। कोरोना वायरस जब पाकिस्तान में नहीं आया था 1 जनवरी 2020, हम तब से सिंक पाकिस्तान तब से कोरोना वायरस पे अवेयरनेस पे काम कर रही है, क्योंकि हमने ये जरूरी समझा कि जब चाइना में केसेस आए तो हमारे पाकिस्तान के लोगों को भी पता होना चाहिए कि कोरोना वायरस क्या चीज़ है और किस तरह इससे बचा जा सकता है। तो इनिशियली हमने कॉलेजेस के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर और डिफरेंट हॉस्पिटल्स के अंदर और डिफरेंट पब्लिक प्लेसेस पे, इवन एयरपोर्ट्स पे और इंटरनेशनली भी हमने अमेरिका के अंदर जो है इसके कोरोना वायरस अवेयरनेस के सेशंस करवाए। नेक्स्ट हमने एक भरपूर तरीके से सोशल मीडिया कैंपेन का इनेकाद किया और फिर जब हालात पाकिस्तान के अंदर मजीद खराब हुए, लॉकडाउन की सिचुएशन में सिंक मेंबर्स ने इमरजेंसी बुनियादों पर 5 दिन के अंदर 150 प्लस सेशंस करवाए और वो 41 डिस्ट्रिक्ट्स में थे। उनमें दूर दराज इलाके, जिनमें मुजफ्फरगढ़, जिनमें सिंध के जो अंदरूनी इलाके हैं वो भी शामिल थे।
नेक्स्ट हमने मेंटल हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए कोरोना वायरस की वजह से जो मेंटल हेल्थ पे असर हो रहा है लोगों की, खुसूसन मेडिकल स्टूडेंट्स और बिलअमूम सब लोगों की, उस पे हमने WHO के साथ मिलके, IFMSA के साथ मिलके एक वेबिनार का इनेकाद किया और जो भरपूर तरीके से लोगों ने उसमें शिरकत की। फिर राशन डिस्ट्रीब्यूट, जब लॉकडाउन में जो गरीब आदमी था वो सफर कर रहा था, तो हमने उनके लिए 2.2 मिलियन रुपीस इकट्ठा करके 500 प्लस फैमिलीज, डिजर्विंग फैमिलीज को सर्व किया और उनको राशन डिस्ट्रीब्यूट किया। जब हाउस ऑफिसर्स नए, अभी कोरोना में जो हाउस ऑफिसर्स नए इंडक्ट हुए हैं, तो उनको नहीं मालूम था कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंक डॉक्टर्स फोरम ने उनके लिए एक सेशन का इनेकाद किया और उनको सिखाया गया और बताया गया कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है और अपने आप को वो हॉस्पिटल में रह के किस तरह से कोरोना वायरस से बचा सकते हैं। फिर इसके अलावा वाइस चांसलर साहब के साथ प्लाज्मा थेरेपी पे सेशन हुआ और इस तरह डिफरेंट सेशंस हुए हैं। और जिस तरह से अब कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, तो आज का सेशन भी उसी चीज की एक कड़ी। Thank you so much, Arsalan. Assalamu alaikum, everyone. This is Hafsa Atiq, fourth year MBBS student at Fatima Jinnah Medical University. First of all, I warmly welcome you all. I hope you all are fine and doing your best to survive this pandemic. Thank you so much, everyone who have joined us on Zoom and watching us live on Facebook. I'm also very, very thankful to our entire National Cabinet member, leaders, and especially to our worthy chairman, Sir Tujammul, founder president Ali Hassan Malik, and national president Asifa Salim. Thank you so much for giving us this opportunity, this platform, for believing in us. Thank you once again. Presence of each one of you matters a lot. Before moving on, I'd like to say something. जैसे कि हम सब जानते हैं आजकल social media का दौर है, and social media has become a powerful tool of communication these days. आप घर बैठे लाखों हजारों लोगों तक अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं, उनको अवेयरनेस दे सकते हैं। लेकिन अफसोस, सिंस वी आर इन अ पेंडेमिक एंड वी ऑल आर गोइंग थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स, इन मुश्किल हालात में भी हमने इस टूल को एज अ सोर्स ऑफ फन और इंटरटेनमेंट बना लिया है। तो अगर हम फन और इंटरटेनमेंट के साथ साथ इस प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल करें, इसको किसी राइट पर्पस के लिए इस्तेमाल करें, तो आई थिंक हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत से लोगों को घर बैठे इस पेंडेमिक के ट्रॉमा से बचा सकते हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू किसी की हेल्प नहीं कर रहे, किसी को गाइड नहीं कर रहे, तो एटलीस्ट मिसगाइड और मिसलीड भी ना करें। आई थिंक इट्स अ हाई टाइम वी नीड टू पुट आवर एफर्ट्स इन राइट डायरेक्शन। और यही तमाम पॉइंट्स माइंड में रखते हुए आज का सेशन अरेंज किया गया है। एज Arsalan has already explained the purpose of today's session, we want to raise awareness regarding COVID management that includes complete management of COVID patient at home, his diet, activities, home remedies, and to clear out any myths or misconceptions regarding it. So without any further delay, I'd like to welcome our worthy speaker of today's session, Professor Dr. Javed Iqbal. He's not only a renowned laparoscopic surgeon in the entire region, but also a very, very great motivational speaker and ex-principal of QAMC Bahawalpur. By his great work, he has inspired a lot of people and has changed a lot of people's lives. सर ने हमेशा ही एक कामयाब सर्जन होने के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने का भी सबूत दिया है। So he has always worked as frontline warrior, either when it comes to serving in this pandemic or it's about the guidance of his students and working on social causes. Thank you so much, sir, for taking time out of your busy schedule in order to guide us and everyone watching us live today, so that we can survive this pandemic in a better way. Thank you so much, sir. Once again, over to you. बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या आप मुझसे कोई सवाल पूछेंगी या मैं खुद ही कुछ थोड़ा बताऊं? जी सर, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। Arsalan, you may proceed now. सर, जिस तरह से हम जानते हैं कि आपके जो दोनों साहिबजादे हैं वो कोरोना की जंग लड़ चुके हैं और आपने घर पे उनकी देखभाल की, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि एक जो कोविड पेशेंट है उसको घर पे किस तरह से एक ऐसा तरीके से मैनेज किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है, और कब ऐसे सिम्टम्स आते हैं कि हम फील करते हैं कि उसको हॉस्पिटल लेके जाने की जरूरत है? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जो सबसे अहम बात है ना इस सिलसिले में, वो ये है कि पैनिक ना होना, क्योंकि मीडिया में बहुत अरसे से इस बीमारी के बारे में बहुत ज़्यादा बयान किया जा रहा है, इंटरनेशनल मॉर्बिडिटी को डिस्कस किया जा रहा है, और हमें एक विजिबल लॉकडाउन और सोशल इम्पैक्ट इसका नज़र आ रहा है। तो इस बीमारी से एक्चुअली
जो फिजिकली मुतासर हुए हैं लोग, उनसे बहुत ज्यादा लोग वो हैं जो इससे इमोशनली और साइकोलॉजिकली मुतासर हुए हैं। तो जो पहली अहम बात जो सबको बताने की जरूरत है वो ये है कि कोरोना इज अनदर वायरल फ्लू, इट्स अनदर वायरल इन्फेक्शन, जो कि हमें जिंदगी में बहुत ज्यादा दफा हो चुकी है। ऑन एवरेज एक शख्स को साल में 2 दफा कोई ना कोई वायरल इन्फेक्शन होती हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड, एंड दिस इज वन ऑफ देम। लेकिन इसमें जो फर्क है वो ये है कि इसकी जो स्प्रेड करने की स्पीड है और जो स्प्रेड करने का मोड है वो बहुत ही खौफनाक हद तक रैपिड है। एक तो ये बात, और दूसरी बात ये है कि जिन लोगों को ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से नीचे, यानी हमारे नेजल मिकोजा को और फेरिंग्स को और लेरिंग्स को इन्वॉल्व करने के बाद जब रेस्पिरेटरी पैसेजेस में चली जाती है तो ये फिर लंग्स में इन्फिल्ट्रेट बना देती है, जो कि फिर हमारी रेस्पिरेशन के साथ इंटरफियर करते हैं और ऑक्सीजन ट्रांसफर के साथ इंटरफियर करते हैं। तो एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ लोगों के अंदर ये बीमारी फिर वो लीथल हो जाती है। तो इस वजह से ये बीमारी पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गई है। तो मेरा देखें, अभी भी हम में से किसी को किसी भी वक्त अचानक हाई ग्रेड फीवर शुरू हो सकता है और उसके बाद हमें पता लगेगा कि हमारा गला खराब हो गया है और पता लगेगा कोरोना हो गया है। अल्लाह ना करे अगर इस तरह की कोई सूरत हाल किसी के साथ होती है तो मेरा पहला एक पैगाम है वो ये है कि आप अपने आप को समझाएं कि देयर आर 95 more than 95% चांसेस कि ये बिल्कुल आम नज़ले जुकाम की तरह ठीक हो जाएगी। पहली ये बात है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब ये हो जाए तो जिसको हो जाए या जिस घर में हो जाए उनकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अब उन्होंने उस घर के रहने वाले अफराद को और पूरी सोसाइटी को इस कोरोना से बचाना है। लिहाजा जिस शख्स को ये होगा तो वो फौरी तौर पर क्वारंटाइन हो जाए, फौरी तौर पर अलग कमरे में चला जाए और बाकी लोगों के साथ जो कम्युनिकेशन है और जो उनके साथ फिजिकल कांटेक्ट है उसको बिल्कुल रोक दे। ये दूसरी बात है। अच्छा, अब मैं आपको, जो आप सब साइंस के स्टूडेंट हैं, तो मैं आपको एक एल्गोरिदम के हिसाब से बताता हूं कि क्या क्या हो सकता है। अगर तो ऐसा हो कि आपको कोरोना पीसीआर टेस्ट पॉजिटिव पता लग जाए किसी वजह से और आपको कोई सिम्टम ना हो, तो बेसिकली आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ क्वारंटाइन होना है। 14 दिन के लिए मिनिमम अपने आप को बिल्कुल अलग रखना है। और अगर आपको 1-2 दिन 4 दिन बाद भी सिम्टम नहीं होते तो ये बहुत खुशी की खबर है कि आपकी बॉडी के अंदर मुदाफ़ती निज़ाम बहुत मजबूत है और उसने कोरोना को गिरा लिया है। और उसके बाद आप 14 दिन के बाद अपना पीसीआर टेस्ट रिपीट करवाएं और अगर वो नेगेटिव आ जाए तो अब आप सेफ हैं, अब वापस सोसाइटी में मूव कर सकते हैं। एक गाइडलाइन ये कहती है कि नहीं तो 2 कंसेक्टिव टेस्ट नेगेटिव आए तो फिर आपको करना चाहिए। बहरहाल ये एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। और उसके 1 हफ्ते के बाद आप अपना एंटीबॉडीज का टेस्ट करवा लें और अगर आपकी एंटीबॉडीज उसमें आईजीएम पॉजिटिव हो जाए तो इसका मतलब ये, आईजीजी पॉजिटिव हो जाए तो इसका मतलब ये है कि अब आपके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो गई है और आप अपना प्लाज्मा भी दूसरों को डोनेट कर सकते हैं। तो ये तो वो कैटेगरी है जिनको कुछ नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी कैटेगरी वो है कि जिनको कुछ ना कुछ सिम्टम हो गए। ये वो हैं कि उनको बुखार हुआ, उनको गला खराब हुआ। और एक जो इसका बड़ा प्रोनाउंस सिम्टम है, और मैंने तो अपने घर में देखा जब बच्चे बीमार थे, कि शदीद माइल्जिया होता है। वो मेरा बेटा डॉक्टर अहमद ये कहता है कि वो इतना शदीद दर्द कभी जिस्म में मुझे नहीं हुआ जितना इस बीमारी के साथ होता है। यानी ऐसा लगता है जैसे हड्डियां टूट रही हैं, जैसे मसल्स जो हैं वो बुरी तरह एक कर रहे हैं। तो ये जब सिम्टम शुरू होते हैं तो इसका मतलब यह है कि अब आपको सिम्टोमेटिक कोरोना है। ऐसी सूरत के अंदर जो गाइडलाइन हमारे लोकल सर्कमस्टांसेस में हमारे पल्मोनोलॉजिस्ट ने डिवाइस की है और पीकेएलआई ने जो गाइडलाइन बनाई हैं, उनके सेलिएंट फीचर ये हैं कि नंबर 1, आपको लेनी चाहिए एक दवाई आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन बेसिकली एक एंथलमेंटिक है। ऑस्ट्रेलिया में एक स्टडी हुई है कि ये इन विट्रो जब इसको वायरस के ऊपर डाला गया तो उसने वायरस को फ्रेगमेंट कर दिया बिल्कुल। तो आइवरमेक्टिन 2 गोलियां एक साथ और 2 गोलियां 48 आवर्स के बाद। अच्छा, नंबर 2 जो दवाई यहाँ यूज की जाती है वो है एजोमैक्स, which is Azomax is a brand name. We should not take a brand name.
उसका यानी एजिथ्रोमाइसिन, तो 250 मिलीग्राम एक गोली सुबह शाम एजिथ्रोमाइसिन। बहुत सारे पल्मोनोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि सिर्फ एजिथ्रोमाइसिन नहीं बल्कि उसके साथ हमें विब्रामाइसिन भी ऐड कर देनी चाहिए, क्योंकि विब्रामाइसिन का एक एडिशनल इफेक्ट ये है कि ये इंटरल्यूकिन 6 को एंटी करती है, उसको अपोज करती है, जो कि वन ऑफ दी यानी इन्फ्लेमेशन का एक प्रोडक्ट है। और ये इसलिए इसका एडिशनल और साइनर्जिस्टिक इफेक्ट हो जाएगा अगर एजोमैक्स और विब्रामाइसिन दी जाए। इसके अलावा बहुत सारे मरीजों को एंटी हिस्टामीन देनी पड़ती है, क्योंकि नाक जो है वो कंजेस्टेड होता है बहुत ज्यादा और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता है, तो उनको कोई ना कोई एंटी हिस्टामीन जैसे फिक्सोफेनाडेट है वो बड़ी रिकमेंडेड है 120 मिलीग्राम एट बेड टाइम। और इसके अलावा एक मास्ट सेल स्टेबलाइजर है जिसका नाम है मॉन्टिलोकास्ट, तो ये शुरू कराई जाती है। तो ये तो 4 स्पेसिफिक चीजें हैं। क्लोरोक्वीन के बारे में शुरू में इसको कहा गया कि ये वंडर ड्रग है, और लेकिन बाद के अंदर यूके की स्टडीज ने और बाद की गाइडलाइंस में उन्होंने इसमें से निकाल दिया। जब मेरे बच्चे बीमार हुए थे तो हमने उन्हें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन 2 गोलियां सुबह 2 शाम 7 दिन के लिए दी थी, लेकिन बाद की गाइडलाइंस में आया कि वो लोग जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है तो उनको ये एरिथमिया कॉज कर सकती है। अच्छा, ये तो है। और जो मेन स्टे है वो है रिपीटेड शावर्स, कोल्ड स्पॉन्जिंग एंड पैनाडोल। वो जो भी दर्द हो 2-2 गोलियां करके आप ले सकते हैं। तो अगर आप ये ट्रीटमेंट लेंगे, ये तो मेडिसिनल ट्रीटमेंट है, उसके साथ जो इसका दूसरा लिंब है वो है कि अपनी इम्यूनिटी को मजबूत किया जाए। यानी आपकी डाइट के अंदर जितने पॉसिबल हो सके फ्रेश जूसेस, क्रश्ड फ्रूट्स, नट्स और स्टीम किया हुआ मटन, ये जितनी चीजें आप ले सकते हैं इनको वाफर मिकदार में लीजिए। इसी तरीके से हमारी जो हर्बल मेडिसिन हैं, जैसे जिनको कावा कहते हैं, जैसे जुशांदा एक उनमें से एक है, इसी तरीके से अदरक का जो कावा है वो एक चीज है। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो मैकेनिकली सूदिंग इफेक्ट देती हैं गले को। तो ये है उस सेकंड कैटेगरी के लिए कि जिसको थोड़ा सा हुआ तो आप देखेंगे 1-2 दिन के बाद उनका बुखार ठीक होना शुरू हो जाएगा और 3-4 दिन के बाद वो नॉर्मल हो जाएगी। तो ये 2 कैटेगरीज हो गई। मैं जारी रखूं ना? यस सर। अच्छा, और तीसरी कैटेगरी वो है जो खुदा ना खासा उस फेज में चली। अच्छा, अभी तक इन सबका हम घर में ही इलाज कर रहे हैं। जो तीसरी कैटेगरी वो है कि जिनको कुछ ना कुछ ब्रीदिंग प्रॉब्लम होना शुरू हो गया, या ये वो कैटेगरी है जिनको कोई कोमॉर्बिडिटीज थी, मसलन उनको डायबिटीज थी, मसलन वो ऑलरेडी स्टीरॉइड्स पर थे, मसलन वो लिवर फेलियर के पेशेंट थे, मसलन वो हार्ट के पुराने पेशेंट थे, या जो बहुत एल्डरली थे, या वो जो बहुत स्मोकर थे, या जिनको पहले कभी ट्यूबरकुलोसिस हो चुकी है, या जिनको सीओपीडी है। तो ये जो सारे मरीज हैं ये बेसिकली उस तीसरी कैटेगरी में आएंगे। तीसरी कैटेगरी के मरीजों के लिए जो चीजें हमें पहले 2 की निस्बत एडिशनल चाहिए होंगी, वो नंबर 1 ये चाहिए होगी कि उनके हमें ब्लड टेस्ट करवाने पड़ेंगे। एक तो ब्लड कंप्लीट एग्जामिनेशन, नंबर 2 सी रिएक्टिव प्रोटीन, नंबर 3 डी डाइमर टेस्ट। आपको पता है, जैसे आप में से कुछ डॉक्टर होंगे, कुछ मेडिकल स्टूडेंट होंगे, डी डाइमर टेस्ट असल में फाइब्रोजन डेग्रेडेशन प्रोडक्ट्स को यानी काउंट करते हैं उसके जरिए, जिससे ये पता लगता है कि बॉडी के अंदर खुदा ना खास्ता कोगुलेशन होने की टेंडेंसी तो नहीं है। वो इसलिए जरूरी है कि यंग लोगों में खास तौर पर जो मॉर्टेलिटी हुई है उसमें मेन फैक्टर देखा गया है कि डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन थी। तो इसलिए हमें वो कोगुलेशन प्रोफाइल का पता होना जरूरी है। अब ब्लड कंप्लीट एग्जामिनेशन में नॉर्मल अगर हमें टीएलसी बहुत ज्यादा हाई नजर आ रहा है और पोलीज बहुत ज्यादा हाई नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एंटीबायोटिक जो हैं वो हमारे काफी नहीं हैं। और अमूमन इसमें जो हमारे पल्मोनोलॉजिस्ट हैं वो इंजेक्टेबल सेफ्ट्राइक्सोन या इंजेक्टेबल मॉक्सीफ्लॉक्सासिन फिर ऐड कर देते हैं। नंबर 2, अगर हमारा सी रिएक्टिव प्रोटीन बहुत ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब भी यह है कि इन्फ्लेमेशन प्रोसेस जो है वो ज्यादा है। और तीसरा जो है कि अगर डी डाइमर ज्यादा है तो ऐसे पेशेंट को एंटी कोगुलेशन एज अर्ली एज पॉसिबल शुरू करें। देखिए, जो पहले 2 कैटेगरी थे ना, ये तो घर में एक लेमैन पढ़ा लिखा आदमी वो उसको कर सकता है, लेकिन जो ही हम तीसरी कैटेगरी में जाते हैं तो अब घर में किसी ना किसी मेडिक का होना जरूरी है, किसी डॉक्टर का होना जरूरी है, किसी नर्स का होना जरूरी है, या कोई भी ट्रेंड पैरामेडिक्स का होना जरूरी है। ये जो तीसरे लेवल की बातें हैं
ये सिर्फ लेमैन नहीं कर सकते। अगर घर के अंदर ये सहूलत मौजूद नहीं है तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि मरीज को हॉस्पिटल ले जाया जाए। लेकिन अगर ये वाले लोग मौजूद हैं तो इन दैट केस और जो 2 चीजें चाहिए वो चाहिए पल्स ऑक्सीमीटर और घर के अंदर ऑक्सीजन का बंदोबस्त। अगर पल्स ऑक्सीमीटर के ऊपर आपकी ऑक्सीजनेशन 94 से नीचे नहीं जाती तो इसका मतलब है कि आप ठीक हो रहे हैं। और साथ ये है कि अगर डी डाइमर पॉजिटिव है तो हमें लो मोलेकुलर वेट हेपरिन, जो कि बाजार में मुझे ब्रांड बताने में कोई हर्ज नहीं है, क्लेक्सिन के नाम से आती है, 40,000 यूनिट क्लेक्सिन 1 ODA शुरू कराना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि ये 3rd कैटेगरी के पेशेंट आहिस्ता आहिस्ता इनसे रिकवर करना शुरू हो जाएंगे और हफ्ते के बाद ये बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अगर ये अब 4थी कैटेगरी में चले जाते हैं तो ये वो कैटेगरी होगी जिसमें इनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। जब इनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू होगा, वायलेंट कफ शुरू हो जाए, उठते हुए भी सांस चढ़ रहा है, बैठते हुए भी सांस चढ़ रहा है, अब ये वो पेशेंट है कि जिसका हमें एक्सरे चेस्ट करवाना पड़ेगा। और ये मैं आपसे अर्ज करूं कि एक्सरे चेस्ट बहुत अर्ली पिक नहीं करता प्रॉब्लम। अगर फैसिलिटी मौजूद हो तो हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन बहुत जरूरी है और वो बहुत अर्ली लंग्स के अंदर इन्फिल्ट्रेट्स को पिक कर लेता है। और अगर उसमें इन्फिल्ट्रेट नजर आ रहे हैं, अब वो कैटेगरी आ गई है जब आप पेशेंट को हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं। तो जो हॉस्पिटल की स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है, क्योंकि आप सब लोग मेडिकल डॉक्टर हैं, मैं अगले 1 मिनट में वहां क्या होगा वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। वो ये है कि अगर लंग्स में इन्फिल्ट्रेट आ गए हैं और पेशेंट को हॉस्पिटलाइज शिफ्ट करेंगे तो इस पेशेंट को एंटीबायोटिक इंजेक्टेबल देनी पड़ेगी, इसको कंटिन्यूस ऑक्सीजन सपोर्ट देनी पड़ेगी, इसको चेस्ट फिजियोथेरेपी करवानी पड़ेगी और ये देखना पड़ेगा कि क्या ये कैंडिडेट है इंटरल्यूकिन 6 एंटी ड्रग्स का, जिसको हम एक्ट्रीमा इंजेक्शन कहते हैं, 2C इंजेक्शन जो आपने सुना होगा, जो फेमस इंजेक्शन। तो वो उसके लिए क्या कब वो फैसला करेंगे? अगर पेशेंट का सीरम प्रोकैल्सिटोनिन लेवल ज्यादा हो जाए, पेशेंट का सीरम फेरेटिन लेवल ज्यादा हो जाए, तो ये पेशेंट कैंडिडेट है या तो उसका एक्ट्रीमा इंजेक्शन का और या ये पेशेंट एंटीवायरल का। मगर देखिए ये सारे फैसले एक लेमैन नहीं कर सकता, एक सिंपल डॉक्टर नहीं कर सकता, ये आईसीयू के लोग इसको फैसला कर सकते हैं। तो ये है। और दरमियान में प्लाज्मा देने की भी एक नौबत आ सकती है अगर ये लग रहा हो कि अंदर का प्रोसेस कंट्रोल नहीं हो रहा। तो ये मैंने मुख्तसरन आपको एक पूरा एल्गोरिदम इसकी ट्रीटमेंट का बताया है कि ये स्टेप्स हैं और किस स्टेज पर हमें हॉस्पिटल शिफ्ट होना होगा। सर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी। इस सेशन का मकसद था कि हम जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उनको हम अवेयरनेस पहुँचा सकें। तो मैं उन लोगों के बिहाफ पे पूछना चाहती हूँ जो इतने प्रिविलेज्ड नहीं है या जिनके घर 2 से 3 कमरों पर मुश्तमिल है, तो वो अपने आप को कैसे आइसोलेट कर सकते हैं और साथ साथ फैमिली मेम्बर्स का क्या रोल होना चाहिए कि वो अपने आप को भी इस लीथल वायरस से बचा सकें और पेशेंट की देखभाल भी कर सकें। देखिए बेटा, ये ना एक नॉर्मल सर्कमस्टांसिस नहीं है, ये बात हमें समझना चाहिए कि ये नॉर्मल सर्कमस्टांसिस नहीं है। लिहाजा उसमें ये दलील देना कि हम क्या करें, हमारे घर में तो 2 ही कमरे हैं, ये दलील जो है बुनियादी तौर पर कोई दलील नहीं है कि इस वजह से पूरे घर वाले जो हैं उनको बीमारी के शिकार कर दिया जाए। आप देखिए ना, अगर किसी के घर में सिर्फ 2 कमरे हैं और उनमें से एक बीमार हो गया है तो आप इमेजिन करें कि उस एक को संभालना मुश्किल हो रहा है, तो अगर 6 बंदे उसमें इन्वॉल्व हो गए तो फिर कैसे संभालेंगे? तो इसलिए इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस के अंदर ये जस्टिफिकेशन ठीक नहीं है। मेरा ये मशवरा होगा कि घर के जो अफराद कहीं और जा सकते हैं उनको कहीं और शिफ्ट कर दें। और दूसरी बात यह है कि उनका रिएक्शन ये होना चाहिए कि नंबर 1, एक तो वो पैनिक ना हो, नंबर 2, वो जो आपका मरीज है उस मरीज के अटेंडेंट मिनिमम हो, कोशिश करें कि एक आदमी ही उसका अटेंडेंट हो और वो आदमी जो अटेंडेंट हो वो हेल्दी हो, वो फिजिकली स्ट्रांग हो, यानी उसकी इम्यूनिटी बेहतर हो। और जब वो जाए तो वो तमाम प्रिकॉशंस जो कि बयान की जा रही हैं, वो आपने मीडिया में भी सुनी होंगी कि उसके कमरे में जाएं तो कोशिश करें कि मिनिमम 6 to 9 फीट के फासले पर उसके साथ कम्युनिकेट करें। जब आप जाएं तो आपने डबल मास्क पहन के जाना है। नंबर 3, कोशिश करें कि एक वाइजर लेके जाएं। ये बेटा पकड़ना, यहाँ वाइजर पड़ी, मैं आपको दिखाता हूँ, इसके पीछे किताब है, ये देखिए, ये वाइजर है, ये बाजार से मिल जाती है और ये मैंने उसी वक्त ली थी। ये देखिए, व्हेन यू जस्ट डू लाइक दिस तो ये सामने से बिल्कुल कवर कर लेती है। तो ये वाइजर जो है वो लेके जाएं। और इसके अलावा घर को बार बार मुतअद्दिद बार एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, और वो सिंपल जो ब्लीच होती है ना, आम ब्लीच, उस ब्लीच
लें या मॉप ले लें और उसको मॉप करते हैं, और कोशिश करें कि घर के सारे अफराद जो हैं वो उस मरीज से थोड़ा दूर रहें, वो उससे व्हाट्सएप पर कम्युनिकेट कर लें, किसी और तरीके से कम्युनिकेट कर लें, और मरीज को ये भी एहसास दिलाएं, क्योंकि मरीज डिप्रेशन में चला जाता है कि मुझे कुछ छोड़ के चले गए, तो उनको एहसास दिलाएं कि बेसिकली डोंट थिंक दैट यू आर अलोन, वी आर विद यू, बट वी आर लुकिंग आफ्टर यू, लेकिन इस बीमारी की नौयत इस किस्म की है। इसके अलावा कोशिश करें कि मरीज डिस्पोजेबल बर्तन यूज करें, वो उससे मिल जाते हैं डिस्पोजेबल, जो प्लेट अंदर जाए, जो ग्लास अंदर जाए, फिर वो वापस ना आए, वो वहीं बिन में चली जाए और वो बिन से उसको निकाला जाए, और उसका टॉयलेट भी प्रेफरेबली पेशेंट का जो है वो अलग होना चाहिए। तो मैं जो हमारे बहन भाई जिनके घर छोटे हैं, घर थोड़े हैं, तो प्लीज इसको ये समझिए, हालत जंग समझिए, और किसी तरीके से कोई और अरेंजमेंट कर लीजिए। आपका कोई देहात है तो बच्चों को वहां भेज दीजिए। तो इसमें ये दलील कि चूंकि हमारा घर नहीं तो हम क्या करें, तो वो तो एक की बजाय 6 बीमार हो जाएंगे, तो फिर कैसे मैनेज करेंगे। ओके सर, अब मैं एक डाइट के बारे में पूछना चाहूँगी। आपने अभी मेंशन किया था कि कोविड में पेशेंट की डाइट क्या होनी चाहिए और ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, लेकिन अब जनरल पब्लिक को भी क्या ऐसी हमें चीज़ें हैं जो अपनी डाइट में ऐड कर लेनी चाहिए, और जिस तरह आजकल लोग सना मक्की का वो जिक्र करें, तो क्या ये इफेक्टिव है कोविड के ट्रीटमेंट में या पहले कोविड मैं सना मक्की प्रिवेंशन के लिए? देखिए बेटा, पहले मैं सना मक्की की बात कर लूँ, तो इस सिलसिले में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो तो ये है कि अभी तक कोई साइंटिफिक एविडेंस उसका मौजूद नहीं है। अभी तक कोई साइंटिफिक एविडेंस मौजूद नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकें कि ये सना मक्की से कुछ फ़ायदा हुआ है। लेकिन बहरहाल जिस वक्त आदमी डेस्परेट सिचुएशन में होता है, अगर कोई चीज़ जिसका कोई नुकसान ना हो तो वो उसको कर लाए। तो ये तो सना मक्की के बारे में सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहता हूँ। इसके अलावा जो जनरली हमें क्या खाना चाहिए, देखिए हमारा हमारे पाकिस्तानी तो एज सच भी हमारा खाने के सिलसिले में हमारी तरबियत बहुत बुरी हुई है, और हमारा खाने का जो बेसिक रीजन हमारे खाने की वो मजा है कि कौन सी चीज ज्यादा मजेदार है। तो ये तो बुनियादी तौर पर बिल्कुल सही क्राइटेरिया नहीं है खाने की सिलेक्शन का। तो खाना जो नॉर्मल खाना होता है, एक्चुअली कोविड वाले ने भी वही खाना होता है, और वो नॉर्मल खाना ये है कि हमारी जो खुराक है वो अबंडेंटली प्लांट बेस्ड हो, यानी फ्रेश वेजिटेबल्स हो, फ्रेश फ्रूट हो, और जितना कम से कम उनको कुक करें, जितनी अनकुक्ड जितनी फूड्स हैं वो सारी की सारी रिच इन फाइबर, रिच इन न्यूट्रिएंट्स, रिच इन विटामिन्स एंड रिच इन मिनरल्स होती हैं। तो एक तो ये बेसिक प्रिंसिपल है। लिहाजा मैं कैटेगोरिकली कहूँ तो क्या खाएं, तो भाई बहुत सारा फ्रूट खाएं, बहुत सारी सब्जियां खाएं। अच्छा, जहां तक मीट का ताल्लुक है तो मीट खाने में पाबंदी नहीं है, गोश्त खाने में, लेकिन जो हमारा कुकिंग स्टाइल है ना मीट को बनाने का, वो मीट को बहुत डेंजरस कर देता है। जब आप उसको एक सुराख में डाल के और गर्म शोलों के ऊपर भून के और उसको जला के और उसके अंदर नाइट्राइट्स पैदा करके और नाइट्रेट्स पैदा करके खाते हैं, तो सिर्फ एक जायका चेंज होने के अलावा उसके अंदर सारी चीजें हार्मफुल होती हैं, जो कि आपके स्टमक में इन्फ्लेमेशन कॉज करती हैं, जो आपकी डाइजेशन के साथ इंटरफियर करती हैं, और इसके अलावा इवन कार्सिनोजेंस भी हैं। तो इसलिए एडवाइस अबाउट द डाइट इज plenty of water, plenty of juices, juices mean not the tin juices, not the preserved ones, plenty of, और दूसरे में भी एक ये काम करें कि सिर्फ जूस स्क्वीज ना करें, बल्कि उन सबको इकट्ठा करके ब्लेंड कर लें, तो वो जो स्मूदी बन जाए वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, प्लेंटी ऑफ जूसेस। अगर आपने मीट लेना है तो स्टीम किया हुआ आप लें, एग्स आर वेरी फाइन, और नट्स, चाहे बादाम है, चाहे काजू है, चाहे मूंगफली भी है इवन, तो हैंडफुल ऑफ, हाथ में जितने आ जाएं, हैंडफुल ऑफ नट्स जो हैं, तो दे प्रोवाइड सफिशिएंट मिनरल्स एंड विटामिन्स। और दूसरी बात यह है कि ये तो आम हालात के अंदर है, लेकिन कोविड के दिनों के अंदर विटामिन सप्लीमेंट भी लेने में कोई हर्ज नहीं है। तो विटामिन सी एफरवेसेंट टेबलेट्स मिलती हैं, उसको पानी में डालेंगे तो वो ऐसे बड़ी टेस्टी सी बन जाती हैं, तो वो आप उनको दे सकते हैं। और इसके अलावा जिंक कंटेनिंग विटामिन भी देने से फायदा होता है। तो ये दैट इज व्हाट आई वुड सजेस्ट अबाउट फूड। ओके सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो कोविड के सिम्टम्स हैं और नॉर्मल फ्लू है, इनको हम किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और हमें कब पता चलेगा कि अब ये कोरोना के ही स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं और हमें टेस्ट की जरूरत है? Actually, there is no way that you can distinguish them. You can only distinguish them by getting the PCR.
पीसीआर टेस्ट के बारे में भी, पीसीआर टेस्ट के बारे में ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि देयर आर 25% फॉल्स नेगेटिव एज वेल। इट इज पॉसिबल कि एक बंदे को कोरोना हो लेकिन उसकी रिपोर्ट के अंदर ना आए। तो जो तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हैं उनके अंदर तो हम कहेंगे कि जब पीसीआर पॉजिटिव हो तो उसको कोरोना समझे, जब पॉजिटिव नहीं है तो उसको ना समझें। लेकिन इन हालात के अंदर पीसीआर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो हमें उसको कोरोना के तौर पर ही ट्रीट करना चाहिए। ओके सर, और सर ऑक्सीजन सिलेंडर अगर किसी के पास अवेलेबल ना हो फॉर माइल्ड पेशेंट्स के लिए, तो वो कैसे मैनेज कर सकते हैं, अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, और नेबुलाइजर का क्या रोल है कोविड पेशेंट्स के लिए? देखिए बेटा, ये वही सवाल है कि अगर किसी को बहुत प्यास लगी हुई हो और उसके पास पानी ना हो तो वो फिर क्या करे? तो भाई पानी का बंदोबस्त करे। ये बात समझे ना, ये जो दलील है ना कि भाई अगर किसी के पास ऑक्सीजन ना हो तो वो फिर क्या करे, तो उसका तो ये कि ऑक्सीजन का बंदोबस्त करे। ही कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन। देखिए ना, हवा के अंदर जो 21% ऑक्सीजन है ये हम ब्रीथ कर रहे हैं। हमारी मेम्ब्रेन जो है वो इतनी, हमारी जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है लंग के अंदर, एल्वोलाई के अंदर, वो बहुत कॉम्पिटेंट है कि उसे 21% से निकाल कर हमारा PCO2 मेंटेन कर लेती है। लेकिन अगर फर्ज करें हमारी जो लंग की वॉल, आपको पता है कोविड में होता क्या है? होता ये कि हमारी जो एल्वोलाई की लाइंस हैं वो सारी की सारी सिंपल वन एपिथेलियम थिक होने की बजाय पार्चमेंट लाइक बन जाती हैं, लाइक लेदर बन जाती हैं। तो जब ऑक्सीजन आ रही है तो आगे से वो गुजर ही नहीं पा रही, तो उसको गुजारने के लिए हमें हाई प्रेशर ऑक्सीजन चाहिए। 21% से नहीं होगा, ज्यादा होगा और लेना पड़ेगा। तो इसलिए ये कि ऑक्सीजन, अगर फर्ज करें घर में ऑक्सीजन नहीं बंदोबस्त हो रहा तो फिर उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। तो हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल होगी, क्योंकि उसका तो कोई और चारा नहीं। अलबत्ता मैं एक बात थोड़ी सी बताना चाहता हूँ, शायद वो हम लोग जिनको भी कोविड अल्लाह करे ना हो, और या आइंदा के लिए भी है, कि देयर आर सर्टेन एक्सरसाइजेस जो कि वाइटल कैपेसिटी को बढ़ा देती है। और वो एक्सरसाइजेस ये हैं कि वेरी डीप ब्रेथ, आप जितना लंबा सांस ले सकते हो, जितना लंबा आप सांस ले सकते हैं आप उनका सांस लीजिए, और जब आप उसमें थक जाएं तो उसके बाद आप जस्ट होल्ड इट एंड कीप दैट एयर इनसाइड योर लंग फॉर एज मच टाइम एज पॉसिबल। एक बंदा जो 20 सेकंड तक अपने ब्रेथ को मिनिमम होल्ड कर सकता है, इसका मतलब है अभी वो किसी क्रिटिकल सिचुएशन पे नहीं गया। लेकिन आप जैसे यंग लोग और जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको तो 2 मिनट तक अपना लंग होल्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यानी टेक अ डीप ब्रेथ, जितना अंदर ले जा सकते हैं, देन कीप इट हियर एंड होल्ड इट। तो ये बहुत ही जबरदस्त तरीका है आपकी वाइटल कैपेसिटी को इंक्रीज करने का। तेज तेज सांस लेना, फुल भर के सांस लेना, और इसके अलावा ये जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है। सर कोविड-19 के लिए टेस्ट कोई स्पेसिफिक है कि किसी स्पेसिफिक लैब से करवाएं? लाइक कहा जा रहा है कि फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो प्राइवेट लेबोरेटरीज को कंसीडर करें या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी करवा सकते हैं? ये तो बेटा ऐसे एक एथिकल इशू है ना, कि जैसे अब आपका दिल चाह रहा है कि आपने ये खरीदनी, ऐनक खरीदनी है, तो आप कहते हैं कौन सी दुकान से मैं ऐनक खरीदूं? वो तो सभी दुकानें, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि तमाम दुकानें स्टैंडर्ड की होंगी। तो ये कि प्राइवेट से कराएं, सरकारी से कराएं। देखिए ये जो एक ना, ये हमारे यहाँ भी, और ये आपकी भी जिम्मेदारी है डॉक्टर, कि हम अपने अवामुन नास का ना एतबार सरकारी इदारों पर किसी तरीके से लेके आए। ये जो लोगों का एतबार नहीं है ना सरकारी इदारों को, इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, और इसके अंदर हम डॉक्टर भी रिस्पॉन्सिबल हैं। बाज़ औक़ात हमारा बिहेवियर इस तरह का होता है कि वो डिफरेंट होता है जब हम प्राइवेट सेक्टर में होते हैं जबकि सरकारी। सारे ऐसे नहीं करते होंगे। इसके अलावा और भी बहुत से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से, ये एक फैक्टर है थोड़ा सा, इसके अलावा और भी बहुत से फैक्टर हैं जिनमें लोगों का समझदार ना होना, तरबियत याफ्ता मुआशरे का ना होना। इसमें हम लोगों को समझते हैं कि शायद प्राइवेट हॉस्पिटल जो है ना वो जो है अच्छा होता है, और जो सरकारी हॉस्पिटल है वो फजूल होता है। जैसे आप में से सारे लोग, मुझे नहीं पता जितने लोग बैठे हैं, कितने लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ के आए हैं। जब आप हुए थे ना स्कूल जाने के काबिल, तो आपके पेरेंट्स ने कहा होगा नहीं भाई हम तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएंगे। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इसी तरह का हेल्थ का भी हमारी सोसाइटी में आ गया है। मैं हमेशा से ये कोशिश करता रहा हूँ, और मैं अल्लाह से बहुत तौबा करता हूँ कि अगर इस सिलसिले में मैं पूरी तरीके में कामयाब नहीं हो सका, आप अपना कैरियर अभी शुरू करने जा रहे हैं, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आपकी सक्सेस ये है कि आप लोगों को ये बात समझा सकें अपने रोल मॉडल से, अपने किरदार से, कि जिस तरीके से प्राइवेट में इलाज होता है उसी तरीके से सरकारी में इलाज होगा। तो ये, इसके लिए आप सब लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी प्लीज मेक इट पार्ट ऑफ योर ओथ। जब
इंशाल्लाह प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो लोगों को अब ये लगाएंगे कि नहीं, हमारी सरकारी में भी बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। तो खैर ये तो एक ज़िमनी बात थी। तो इसलिए बेटा ये जो लैब है ना, पीसीआर कोई ब्लड कंप्लीट एग्जामिनेशन नहीं है। पीसीआर जो है ब्लड कंप्लीट एग्जामिनेशन की तरह का टेस्ट नहीं है कि आपने डाला मशीन से निकल के आ गया। पीसीआर एक बड़ा सेंसिटिव टेस्ट है। तो ये अगर सरकारी हॉस्पिटल में भी होगा या प्राइवेट में भी होगा तो ये एक ही तरह से होगा। हाउएवर जो ह्यूमन एरर है या ह्यूमन नेग्लिजेंस है, जो ह्यूमन और एरर है और ह्यूमन नेग्लिजेंस है, वो अलबत्ता डिटरमिन कर सकती है कि रिजल्ट कैसा आ रहा है। तो किसी भी लैब से कराएं तो एक ही तरह से रिजल्ट आएगा मेरे ख्याल में। जी सर। सर जिस हम सब जानते हैं कि आजकल पेंडेमिक को लेके बहुत सी सिंह का जो मोटिव है वो भी यही है कि जो आपने अभी बात की। जी, सिंह का सर जो मोटिव है वो भी यही है जिस तरह आपने अभी बात की कि हम बेसिकली जो इमेज जो डॉक्टर्स का है उसको इम्प्रूव करें और जो असल में जो प्राइवेट और गवर्नमेंट के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको खत्म किया जाए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, सर जिस तरह से मिसकंसेप्शंस हमारी सोसाइटी के अंदर जो है वो प्रिवेल कर रही हैं कि एक अजीब सी सूरत हाल है कि लोग डर रहे हैं कि हॉस्पिटल लेके जाने से डर रहे हैं कि भाई खुदा ना खास्ता हमें कोविड के अंदर डाल दिया जाएगा, खुदा ना खास्ता जहर के टीके एंड दिस एंड दैट। तो सर इस बारे में हम क्या कर सकते हैं और इसमें कहां तक हकीकत है? बस इसमें हम ये कर सकते हैं कि हम लोगों की तरबियत कर सकते हैं। इसमें हम आपकी आवाज मुझे अच्छी तरह नहीं आ रही, कट के आ रही है। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी सर, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। सही है। देखिए ये जो अभी थोड़ी सी अरसलान ने बात की थी ना कि हम हमारा पर्पस भी यही है कि हम ये करना चाहते हैं, मगर ये हमारी ख्वाहिश से नहीं होता। इसके लिए हमें बहुत रूट कॉज के ऊपर जाकर अपने डॉक्टरों की तरबियत करनी पड़ेगी। बहुत हमारा टोटल कैरिकुलम, ग्रेजुएट कैरिकुलम है, उसके अंदर ग्रॉस चेंजेस लेके आनी पड़ेगी। तो बहरहाल एनीवे ये एक ज़िम्नी बात है। दूसरा जो आपने कहा कि जो जहर का टीका लगा देते हैं और डॉक्टर क्या करते हैं, देखिए इसके ना मल्टीपल फैक्टर, एक फैक्टर नहीं है। इसमें जो सबसे अहम फैक्टर है वो ये है कि हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करना चाहिए। समहाउ हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर नहीं है। जिस वक्त एक डॉक्टर एक मरीज अपने डॉक्टर को लेके अपने अटेंडेंट किसी को मरीज को लेके आता है अटेंडेंट, तो वो उसी सूरत में आता है जब वो पेशेंट बहुत ज्यादा सीरियस होता है। और हमारे यहाँ के सोशल समाजी निज़ाम की वजह से लोग घरों में अपने मरीजों को इलाज करते रहते हैं से इलाज करते रहते हैं, इधर उधर से इलाज करते रहते हैं, लेकिन जब वो बहुत सीरियस हो जाता है तो फिर उसको अस्पताल लेके आते हैं। अच्छा, जब वो अस्पताल इस हालत में आता है तो ऑब्वियसली उसकी मॉर्बिडिटी और मॉर्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है और खुदा ना खास्ता वो पेशेंट ना बचे, जैसे स्टेज 4 कैंसर का पेशेंट है वो नहीं बचा, एक पेशेंट जो टर्मिनली डिसेमिनेटेड मैलिग्नेंसी के साथ आया है, या एक पेशेंट जिसको यानी लिवर फेलियर है और वो आया और वो नहीं बचा, तो मरीज वो कहते हैं देखा जी हम अस्पताल लेके आए थे परसों और पेशेंट जो है ना हमारा फौत हो गया। उसमें जो सबसे ज्यादा गैप है ना वो हमारा कम्युनिकेशन के अंदर गैप है। अगर डॉक्टर अटेंडेंट के साथ खुश इखलाकी के साथ बात करे और उसको कम्युनिकेट प्रॉपर करे, उसको उसकी सिचुएशन समझाए और अपने रवैये के अंदर एक रफनेस, एरोगेंस ना लेके आए और वो इस तरीके से ना ट्रीट करे कि ये साइल हैं और मैं एक तरह से इनका वो हूं, जैसे एक ऑफिसर होता है, तो आप देखिएगा कि लोग बड़े ग्रेटफुल होते हैं, लोग बड़े शुक्रगुजार होते हैं। तो जो लोग एक्टिवली इन्वॉल्व हैं और आप सब माशाल्लाह डॉक्टर बनने वाले हैं, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि जो आप बंदा अपनी माँ को लेके आया है और उसकी माँ मर रही है इस वक्त, तो उस वक्त उसके लिए जिंदगी में इससे कीमती और कोई बात नहीं है कि उसकी माँ जो है वो बच जाए। आप उस वक्त 4 और मरीजों को देख रहे हैं, समहाउ उसके जहन में ये होगा कि मेरी माँ को क्यों नहीं देखा गया। आपके पास एक आर्गुमेंट मौजूद है कि मेरी ड्यूटी इतनी है, मैं 4 मरीजों को देख रहा हूं, लेकिन यही तो हमारी स्किल्स हैं, यही तो हमारी स्किल्स हैं जो कि हमने वहां अप्लाई करके उस पेशेंट को बुनियादी तौर पर समझाना है कि क्या आप मैक्सिमम पॉसिबल उसके लिए कर रहे हैं। मेरा तजुर्बा ये है कि इस एरिया में हम बहुत ज्यादा लैग करते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर मरीज ना जरा सा रूड हो गया ना तो हमारी बेइज्जती हो जाती है। हम कहते हैं मेरी बेइज्जती हो गई, डॉक्टर की बेइज्जती हो गई। डॉक्टर की कभी बेइज्जती नहीं होती, डॉक्टर की कभी बेइज्जती नहीं होती। जो मरीज रूड बैक कर रहा है वो आपसे नाराज नहीं है, वो अल्लाह मियां से नाराज है।
उसकी अम्मी अल्लाह मियां को ले जा रहे हैं, लेकिन उसको अल्लाह मियां नजर नहीं आ रहे, तो आप नजर आ रहे हैं, तो वो समझ रहा है इस ये हफ्सा की वजह से मेरी माँ जा रही है, अरसलान की वजह से मेरी माँ जा रही है, तो वो बेचारा अपने रिएक्शन को निकालने की कोशिश कर रहा है। अगर आप थोड़ा सा तहम्मुल के साथ उसको डील कर लेंगे तो आप देखेंगे शाम को ना वो आपसे माफिया मांग रहा होगा। मेरा तजुर्बा ये हुआ है कि वो लोग, तमाम लोग जो बहुत रूड होते हैं, जब आप उनके साथ पोलाइटली गुफ्तगू करते हैं, प्रोफेशनली गुफ्तगू करते हैं और उनको ये एक्सप्लेन करते हैं कि इस टर्मिनल सिचुएशन के अंदर मेरे बस में तो इतना ही था जो मैं कर सकता था, तो वो लोग आपके बहुत शुक्रगुजार होते हैं। कुछ लोग अलबत्ता बाय नेचर रूड बदतमीज होते हैं, तो उसके लिए हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि एक लॉ बनाया जाना चाहिए। अगर डॉक्टर्स की हरासमेंट होती है, डॉक्टरों को नाजायज तंग किया जाता है, तो उसके लिए हमेशा लॉ, चोरी करने वाले के लिए लॉ होता है, कत्ल करने वाले के लिए लॉ है, ट्रैफिक के लॉ वायलेट करने के लिए लॉ है, लेकिन अदरवाइज लोगों के रिएक्शन को हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ हमेशा डील कर सकते हैं। सर, जिस तरह से कोविड जो है फैल रहा है और इसमें काफी ज्यादा लोगों की जो मेंटल हेल्थ है वो डिस्टर्ब है, यानी कि एक किसी न किसी तरह से कोरोना जो है वो उन पे असरअंदाज हो रहा है, चाहे वो फाइनेंशियली हो। हमारे सर्वे के मुताबिक 70% जो लोग हैं वो डिप्रेस्ड हैं कोरोना की वजह से। तो सर, इस सूरत हाल से स्ट्रेस कोपिंग टेक्निक्स क्या इख्तियार की जाए, किस तरह से हम इस सूरत हाल का मिलकर मुकाबला कर सकते हैं? देखिए, इसको ना समझने के लिए थोड़ा सा हमें जो पर्सनल और सोशल साइकोलॉजी है ना, उसको समझना जरूरी है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। अरसलान, आपकी आवाज बहुत कट-कट के आ रही थी, मगर मैं यही समझा हूँ यस सर। कि आपने शायद ये मुझसे पूछा है कि इन हालात के अंदर कोविड में जो एक ओवरऑल स्ट्रेस और डिप्रेशन जो है वो माशरे में क्रिएट होती है, उसको कैसे कोप किया जाए। इस सिलसिले में मैं कोट करूंगा हमारे पाकिस्तान के और बल्कि पूरी दुनिया के बहुत ही नामी ग्रामी साइकेट्रिस्ट हैं, और वो हमारे उस्ताद भी हैं, प्रोफेसर मुअद्दत राना साहब। तो वो जो रेड क्रिसेंट की कोविड की हैंडलिंग की जो फोर्स है, टास्क फोर्स है, उसके चेयरमैन भी हैं। तो पिछले दिनों मैंने उनकी कुछ बातें सुनी, तो मैं उन्हीं की बातों को अपने अल्फाज में कोट कर रहा हूँ इसके जवाब में। उन्होंने ये बताया कि देखिए, ये जो सर्कमस्टांसेस हैं ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं है, और जो हमारी बॉडी है ना, वो नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए तो इक्विप्ड है, लेकिन एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस को इक्विप करने के लिए जो ऑपरेटर्स हमें चाहिए ना, जो साइको सोशल ऑपरेटर्स चाहिए, इंसान के अंदर वो ऑपरेटर्स मौजूद नहीं है। ठीक है, जिस वक्त नॉर्मल चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होती है, तो उसके नतीजे में हमारे अंदर जो चेंज आती है उसे होम्योस्टेसिस कहते हैं। जैसे फर्ज करें आप लेटे हुए हैं, एकदम उठ के खड़े होंगे तो आपका ब्लड वेसल कंट्रैक्ट होंगी, और आपका ब्लड जो है वो आपकी टांगों में जाने की बजाय ऊपर की तरफ आ जाएगा, अदरवाइज आप बेहोश होकर नीचे गिर जाए, जिसको पोस्टल हाइपोटेंशन कहते हैं। इसी तरीके से अगर आपको पानी कम मिलेगा तो आपकी बॉडी जो है वो उसको रिएक्ट करेगी, और आपके एंटी डायूरेटिक हार्मोन के अंदर चेंजेस आ जाएंगी, और आपका पानी कंजर्व होना शुरू हो जाएगा। बहुत गर्मी लगेगी तो पसीना आना शुरू, वगैरह वगैरह। ये तमाम चेंजेस होम्योस्टेसिस कहलाती है, और होम्योस्टेसिस एक टेम्परेरी फिनोमेना होता है। इसी तरीके से हमारे अंदर एक मेंटल होम्योस्टेसिस भी होती है, जिसके अंदर जब हम एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस में होते हैं तो उसको कोप कर जाते हैं। लेकिन जो एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस हैं उसके लिए हमारे अंदर एबिलिटी नहीं है। इसलिए किसी बंदे का भी डिप्रेशन में जाना, किसी बंदे का भी स्ट्रेस में जाना, ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। तो इस सिलसिले में मुख्तलिफ लोग अपने टेम्परामेंट की वजह से मुख्तलिफ रिएक्ट करते हैं। प्रोफेसर मुअद्दत राना साहब ये कहते हैं कि अगर एक आदमी घर से नहीं निकल रहा, वो डरा हुआ है, वो कहता है मुझे कुछ हो ना जाए, तो आप उसका मजाक उड़ाना और कहना कि कितना डरपोक आदमी है, देखो यार मैं नहीं भागा फिर रहा, ये क्यों फिर रहा है। ये बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए कि उनके अल्फाज ये हैं कि एबनॉर्मल बिहेवियर इन एन एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस इज एक्चुअली अ नॉर्मल बिहेवियर। मैं दोबारा दोहराता हूँ, एबनॉर्मल बिहेवियर इन एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस इज एक्चुअली अ नॉर्मल बिहेवियर। तो ये चूंकि एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस है, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मुआशरे के अंदर लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे। अच्छा, लेकिन अल्लाह ताला ने एक बड़ी जबरदस्त और हमें एबिलिटी दी है
जिससे जो होम्योस्टेसिस के अलावा एलोस्टेसिस, आप कभी पढ़िएगा इसको नेट पे जाके, एलोस्टेसिस। एलोस्टेसिस का मतलब ये है कि जो होम्योस्टेसिस है वो एक रिएक्शन होता है, जब कोई एलोस्टेसिस एक रिस्पॉन्स होती है, और रिस्पॉन्स देने के लिए इंडिविजुअल चूंकि इक्विप्ड नहीं है तो उसके लिए उसको जरूरत है और लोगों के इक्विपमेंट्स को पूल करने की। लिहाजा जब भी इस तरह का स्ट्रेस आएगा तो मुआशरे के अंदर अक्लमंद मुआशरे जो होते हैं वो ग्रुप टुगेदर हो जाते हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं, वो अपनी एफर्ट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। तो लिहाजा मुआशरे में जब भी ये डिप्रेशन आती है तो हम सबको, जैसे आप लोग कर रहे हैं, वट एवर यू आर डूइंग इज एक्चुअली एन एलोस्टेटिक फिनोमिना, जिसमें आप लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में जब एक खानदान में किसी को होगा तो उस खानदान को इकट्ठा हो जाना चाहिए, किसी डिपार्टमेंट में अगर किसी को हुआ तो डिपार्टमेंट को इकट्ठा हो जाना चाहिए, इसी तरीके से मुल्क को इकट्ठा हो जाना चाहिए, और वैसे तो अब तो पूरी दुनिया इस पर इकट्ठी हो गई है। तो एलोस्टेटिक मैकेनिज्म के जरिए से जो कि रिस्पॉन्स होती है, लोग अपनी सलाहियतों को पूल अप करके इमोशनली एक दूसरे की मदद कर देते हैं। जिस तरीके से एक जरासीम अंदर जाएगा, 14 दिन के अंदर आपके अंदर एंटीबॉडीज पैदा करके एक फिजिकल इम्यूनिटी क्रिएट कर देगा। अगर हम सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे की मदद करें, और ये जो सपोर्ट है वो सिर्फ बात जबानी नहीं, जैसे फर्ज करें मैं एक हॉस्पिटल को रन करता हूं, उस हॉस्पिटल के अंदर एक आदमी जो है वो कोरोना में हो गया, आपने कहा भी तुम 14 दिन के लिए चले जाओ, उसका पहला फिक्र ये होगा कि 14 दिन के लिए तुम्हारी तनख्वाह बंद हो जाएगी। अब मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको ये कहूं कि फिक्र ना करो, इस 14 दिन की तनख्वाह तुम्हें मिलती रहेगी। तो ये जो उस तरह की सोशल सपोर्ट्स हैं जो कि उस डिप्रेशन से निकाल देती हैं, वो अकेला नहीं कर सकता था, मगर जब हम पूल अप कर लेते हैं। अच्छा, जब ये वायरस की वबा खत्म हो जाएगी तो आप देखिएगा जो अक्लमंद लोग थे, जैसे फिजिकली एंटीबॉडीज बन जाती है ना, इसी तरीके से एक साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, एक इंटेलेक्चुअल इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, एक इमोशनल इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, एक स्पिरिचुअल इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो जो जबरदस्त जो लोग जिनके अंदर ये सलाहियत होती है प्रॉब्लम्स को हैंडल करने की, जब प्रॉब्लम खत्म होता है तो वो पहले से स्ट्रांग होकर निकलते हैं। तो आपके ये तो एक थोड़ी सी टेक्निकल बातें मैंने बताई प्रोफेसर मोहम्मद राना साहब के को एक्नॉलेज करते हुए, मैं इसका बॉटम लाइन ये कहता हूं कि इस स्ट्रेस से बचने का तरीका ये है कि हम अकेले अकेले ना हों। आपने कभी ये बात देखी है कि किसी जगह पर एक परिंदा जैसे कौवा, जैसे चील, अगर वो जख्मी होकर गिर जाए तो 200 कौवे और चीलें आगे वहां इकट्ठी हो जाती हैं? कभी आपने देखा? कभी आप एक जगह देखिए कि आपका एक कॉकरोच मर जाए तो थोड़ी देर के बाद 20 कॉकरोच वहां इकट्ठे हो जाते हैं, और खासतौर पर अगर वो जख्मी हो तो तब इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये जो एनिमल्स के अंदर भी अल्लाह ताला ने ग्रुप टुगेदर होने की एक एबिलिटी रखी हुई है। तो इसमें हमें बहुत अहम है कि सोसाइटी के वो तमाम सेगमेंट्स जो डिप्रेशन में चले गए हैं या जिनके अंदर एक स्ट्रेस आ गया है, तो हम सारे पूल अप हों और आइडेंटिफाई करें कि किसकी फिजिकल जरूरत है, किसकी फाइनेंशियल जरूरत है, किसकी इमोशनल जरूरत है, किसकी साइकोलॉजिकल जरूरत है, और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने रिसोर्सेज को पूल अप करें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर इलेबोरेटिंग एवरी पॉइंट। सर अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर सेशन रखना चाहते हैं। ये क्वेश्चन हमें जूम से रिसीव हुए हैं और फेसबुक लाइव पेज पे आए हैं। तो सर मेरा सबसे पहला तो क्वेश्चन है आपसे कि हर्ड इम्यूनिटी का क्या रोल है कोविड में? लाइक हर्ड इम्यूनिटी इज इफेक्टिव अगेंस्ट ब्रेकिंग कोरोना चेन? हर्ड इम्यूनिटी तो एक एस्टेब्लिश्ड फिनोमेना है ना बेटा। हर्ड किसको कहते हैं भला? हर्ड कहते हैं ना, रेवड़ को कहते हैं ना, पूरे रेवड़ को। हाँ, तो ये तो एक एस्टेब्लिश फिनोमेना है जो कि स्टैटिस्टिकली भी कैलकुलेट हुआ है कि किसी पॉपुलेशन के अंदर अगर 70-80% लोग इम्यून हो जाए तो बुनियादी तौर पे वो जो वेक्टर है उसको ट्रांसफर करने के लिए व्हीकल ही कोई नहीं मिलता। ठीक है ना, मैं बीमार हुआ लेकिन मेरे अंदर वायरस गया, मेरे अंदर तो इम्यूनिटी थी, तो वायरस तो बेचारा टक्कर मार के खत्म हो गया, बस सर टकरा के खत्म हो गया। तो ये तो बिल्कुल है, और बहुत सारे हमारे जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं वो यही सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी और दुनिया में भी अल्टीमेटली जब ये वायरस को हम हैंडल करेंगे तो हर्ड इम्यूनिटी से हैंडल करेंगे। सर री-इन्फेक्शन के कितने चांसेस हैं? अगर कोई कोरोना से रिकवर कर गया है तो री-इन्फेक्शन के कितने चांसेस हैं? दोबारा से वो कोरोना उस पर अटैक कर सकते हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग इसके सिलसिले में अभी तक हमारे पास कोई साइंटिफिक डेटा नहीं। कुछ बीमारियां होती हैं जिनसे एक दफ़ा हो जाए तो दोबारा नहीं होती, जैसे पोलियो है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि जिनको आप वैक्सीनेट कर देते हैं लेकिन
लेकिन अगर इम्यूनिटी ब्रेक हो जाए तो वो लोग जिनको ट्यूबरकुलोसिस हो जाती है जिंदगी के किसी मरहले में, अगर फर्ज करें उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाए तो उनको ट्यूबरकुलोसिस फिर दोबारा हो जाती है। ये जो कॉमन फ्लू है, इसकी जो वैक्सीन है जो पहले थी, जिसको हम फ्लू वैक्सीन कहते थे, वो सिर्फ 1 साल के लिए, एक सीजन के लिए वैलिड थी। ये जरासीम नया आया है, इसके बिहेवियर का हमें कोई नहीं पता। जब ये जरासीम आया था तो ये कहा जा रहा था कि अभी गर्मियां आएंगी तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वेस्ट के अंदर तो मौसम इतना गर्म होता नहीं है, तो इसने तो ये साबित किया है कि गर्मी का इस पर कोई असर नहीं हो रहा। तो इसी तरीके से चाइना के अंदर कुछ लोगों को जिनको कि कोरोना हो चुका था, उनके अंदर वो दोबारा रीएक्टिवेट भी हुआ है। तो इस सिलसिले में अभी तक हमारे पास कोई साइंटिफिक डाटा नहीं है जिससे हम ये कह सकें। जनरली स्पीकिंग जब एक दफा बीमारी हो जाए तो वो आदमी बीमारी के अगेंस्ट ज्यादा रेजिस्टेंट होता है, लेकिन जो दोबारा होती है वो इसलिए होती है कि समहाउ वायरस के अंदर, इस वायरस के अंदर एक अजीब और भी बड़ी खतरनाक बात है, ये सेल्फ म्यूटेट होता रहता है। जो इसका जेनेटिक मटेरियल है ना, ये ट्रांसफर करता करता म्यूटेट हो जाता है और ये एक और वायरस बन जाता है। तो हो सकता है जो कोरोना मुझे हुआ, जिसके अगेंस्ट सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर कैन यू हेयर मी? हेलो, डिस्कनेक्ट हो गया था। हेलो जी सर आपको आवाज आ रही है? जी बेटा आ रही है। मेरा ख्याल है बेटा 8:52 हो गए हैं, तो हमें वाइंड अप भी करना चाहिए क्योंकि 9:05 पे है। सर बस एक लास्ट क्वेश्चन मैं करना चाहूँगी। अगर हम किसी माइल्ड पेशेंट को घर में ट्रीट करें और उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन ड्रॉप्स बिलो 94, तो उसमें उस कंडीशन में हम किस तरह से ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर सकते हैं एंड हाउ एंड व्हेन टू यूज ऑक्सीजन सिलेंडर? नहीं तो एक तो सिंपल ऑक्सीजन सिलेंडर है जो कि फेस मास्क के साथ दिया जाता है, लेकिन अगर इसके साथ कंट्रोल नहीं हो रहा तो हमें हाई फ्लो ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, तो फिर उसको हॉस्पिटलाइज लेना पड़ेगा। देखिए ना, अगर आपको घर में ऑक्सीजन मास्क देने से भी 94 से ऊपर नहीं जा रही, तो इसका मतलब है सिंपल हवा के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ाने से वो पेशेंट नहीं ठीक हो रहा। इसका मतलब है आपको प्रेशर के साथ हवा देनी पड़ेगी। तो उसके लिए बहुत सारे जो है नॉन इन्वेजिव रेस्पिरेटरी यानी मेथड्स हैं, जिनके जरिए से आप हाई फ्लो ऑक्सीजन उनको देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसके फ्लो को बढ़ाना शुरू करते हैं। जिस वक्त आम ऑक्सीजन लगाने से मरीज ठीक नहीं हो रहा, ये मरीज घर में रखने वाला नहीं है, इसको फौरन अस्पताल में शिफ्ट कराना चाहिए। सर बस एक लास्ट क्वेश्चन, किसी ने पूछा है कि एक पेशेंट की चेस्ट एक्सरे पे प्लूरल एफ्यूजन शो हो रही है, तो कोई लिंक है कोविड-19 का प्लूरल एफ्यूजन के साथ? कोविड-19 के जो टिपिकल फीचर्स हैं वो हैं इनफिल्ट्रेट्स, जिसके अंदर यानी हाई रेजोल्यूशन सीटी के अंदर यूजुअली बेसिस के ऊपर नॉर्मली लंग हवा की वजह से काला नजर आता है, लेकिन वो वाइट नजर आना शुरू हो जाता है, वो उनको इनफिल्ट्रेट कहते हैं। लेकिन फर्ज करें एक पेशेंट को नमूनिया हो जाए तो सेकेंडरी टू नमूनिया पोस्ट नमूनिक प्लूरल एफ्यूजन भी हो सकती है। तो हम ये तो नहीं कहते कि अगर उसको प्लूरल एफ्यूजन है तो वो कोविड की वजह से हो सकती है कि नहीं हो सकती, क्योंकि पेशेंट को अगर पोस्ट नमूनिक प्लूरल एफ्यूजन हो गई है तो वो हो सकती है। और सर अगर किसी ने कोई आइसोलेशन में है और स्टिल उसको माइल्ड कफ है, 2 वीक से एक पेशेंट आइसोलेशन में लेकिन स्टिल अभी माइल्ड कफ है, तो अब कौन से टेस्ट करवाएं जिससे पता चल जाए कि वो कोविड से रिकवर हो गया और अब वो आगे वायरस ट्रांसफर नहीं करेगा? PCR टेस्ट। PCR। Thank you so much sir for your time, for being a part of this session. जाने से पहले अगर आप अपने फॉलोअर्स को, स्टूडेंट्स को कोई मैसेज देना चाहें तो। मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ बेटा कि जो मेडिकल प्रोफेशन है, ये पूरी दुनिया में जितने प्रोफेशन हैं उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ प्रोफेशन। वो इसलिए कि बाकी जितने भी प्रोफेशन हैं उसके अंदर जब आप अपनी स्किल्स आप यूज करते हैं तो जो उन स्किल्स के कंज्यूमर्स हैं वो डेड चीजें होती हैं। जैसे अगर आप फर्ज करें फ्रिज ठीक करने वाले हैं तो जो फ्रिज के जज्बात नहीं होते, फ्रिज के एहसासात नहीं होते, लेकिन जब आप एक इंसान को डील कर रहे हैं तो उसके एक जज्बात है, उसके एक एहसासात है। अगर वो मर गया तो एक औरत घर में बेवा हो जाएगी, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको सारी जिंदगी लोग यतीम कह के बुलाएंगे।
उसकी एक बूढ़ी माँ है, वो सारी जिंदगी आंसुओं के साथ रोती रहेगी। इसलिए मेरा और आपका प्रोफेशन बाकी प्रोफेशन से बहुत मुख्तलिफ। इस प्रोफेशन का सबसे बड़ा अहम बात यह है कि इस प्रोफेशन में आने के बाद आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगा। आप किसी गांव में छोटा सा क्लिनिक भी खोल लें तो आप बाकियों से बहुत पैसे कमाएंगे। इस प्रोफेशन में सबसे बड़ी गलती होगी कि अगर आप अपनी जिंदगी के महवर को पैसे के गिर्द रोटेट करके करें। अगर आपके जहन में ये है कि इसके जरिए से मैंने बहुत पैसा कमाना है, आप यकीन करें आप बहुत पैसा वैसे भी कमा लेंगे। इस प्रोफेशन में मैंने आज तक कोई बंदा नहीं देखा जो बेरोजगार हो, जो कुछ कमा ना सकता हो। इस प्रोफेशन के नतीजे के अंदर जो आपकी स्किल्स यूटिलाइज हो रही हैं, वो जिन लोगों पर यूज हो रही हैं, वो रियल जीते जाते लोग हैं, जिनके जज्बात हैं, जिनके एहसासात हैं, जिनको गुस्सा आता है, जिनको नफरत होती है, जिनको मोहब्बत होती है। तो इसलिए इस प्रोफेशन के अंदर सिर्फ नॉलेज नहीं चाहिए, सिर्फ स्किल नहीं चाहिए, सिर्फ एटीट्यूड नहीं चाहिए, एक प्रॉपर वैल्यू सिस्टम चाहिए। जिंदगी में क्या सही है, क्या गलत है, और वो जो वैल्यू सिस्टम वो होता है जिस पर आदमी अपनी जान दे सकता है। ये बात गलत है, ये मैंने नहीं करनी, ये मैंने हर सूरत करनी है। अगर हमारा इस तरह का रवैया ना होने की वजह से अब हमें प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो जितने मेरे बच्चे देख रहे हैं मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा, प्लीज रिमेंबर, इट इज नॉट जस्ट अनदर प्रोफेशन, इट इज नॉट जस्ट अनदर प्रोफेशन, इट इज अ वे ऑफ लाइफ, इट इज द वे ऑफ योर फिलॉसफी, दिस इज योर पैराडाइम। ये आपका थिंकिंग प्रोसेस है पूरा। अगर आप उस पैराडाइम में नहीं हैं तो फिर ये प्रोफेशन को मत इख्तियार कीजिए। तो ये मेरा दुआ भी है। थैंक यू सो मच सर। सर वाइंड अप करने से पहले हमारे साथ हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर और फाउंडर प्रेसिडेंट अली हसन मलिक हैं। आई वेलकम हिम एंड रिक्वेस्ट हिम टू अनम्यूट हिज माइक एंड शेयर हिज वर्ड्स विद अस। ओवर टू यू अली। जी शुक्रिया हफ्सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आवाज आ रही मेरी? जी जी ठीक। सर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी पूरी सिंक टीम के बिहाफ पे आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपनी कीमती वक्त में से आपने इस इशू को एड्रेस किया, आपने टाइम निकाला हमारे लिए और इतने अच्छे तरीके से आपने चीज़ों को एड्रेस किया। तो सर आप आई नो कि आपकी काफ़ी ज़्यादा मसरूफियात हैं, क्लिनिकल मसरूफियात भी हैं, फैमिली मसरूफियात भी, और साथ साथ फिर आप जिस तरह सोशल मीडिया पे और डिफरेंट इवेंट्स के थ्रू आप साथ साथ लोगों को एजुकेट करते रहते हैं, लोगों को गाइड करते रहते हैं। तो इससे हम तमाम जितने भी आज ऑडियंस, हम सब लोग बहुत ज़्यादा आपसे इंस्पायर होते हैं। आप हमारे रोल मॉडल हैं। और जिस तरह सर अगर मैं सिंह की बात करूँ तो आपने हमेशा सिंह को हर जगह सपोर्ट किया। सिंह का जैसे मेडिकल कॉलेज के वहाँ पे भी इवेंट्स में भी आपने हमें हमेशा सपोर्ट किया। तो सर मेरी लास्ट सिर्फ जस्ट एक यही मैं आपसे आज का मैसेज आपका सुन रहा था, बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया कि हमें अपने रवैयों को इम्प्रूव करना चाहिए। तो मैं सर आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह सिंह के हम जितने लोग हैं, आपकी रहनुमाई में, आपकी गाइडेंस में इंशाल्लाह सर हम सब मिलकर काम करेंगे सो दैट हम अपने मुल्क को, ठीक है, अपने हेल्थ सिस्टम को और पेशेंट वेलफेयर को के लिए वर्क कर सकें और इन सब चीजों को इम्प्रूव कर सकें। तो सर आपकी गाइडेंस वो हमें हमेशा चाहिए होगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच अली बेटा, मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ। हफ्सा एक छोटी सी बात सिर्फ कहना चाहता हूँ। तो इस सिलसिले में मैं जब ये कोरोना के सिलसिले में मुख्तलिफ सेमिनार्स करता रहा ना, और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे बात करता रहा, और मैं एथिक्स की, मोरालिटी की बात की, तो जो नीचे कमेंट्स आते हैं ना वो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। उन कमेंट्स में होता है पहले अपने डॉक्टरों को तो समझाएं। अच्छा, आप उन्हें कहें जी डॉक्टर तो बड़ा अच्छा काम करते हैं, वो कहते हैं आप ये देखें, ये मेरे पास वीडियो है, ये मैं डॉक्टर के पास गया था और उसने मुझे गालियां दे के बाहर निकाल दिया। अच्छा, अब आपके पास उसका कोई जवाब नहीं होता। वो कहते हैं सर मैं खुद गया था, उसने कहा 70,000 रुपए जमा कराओ तो मैं तुम्हारी बीवी का ऑपरेशन करता हूँ, वरना मैं नहीं करता। अच्छा, अब इन चीजों का हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। मैं समझता हूं कि हमारी अक्सरियत ऐसी नहीं है, कोई एक कुछ इक्का दिक्का लोग हैं, लेकिन बेटा हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम मेडिकल प्रोफेशनलिज्म और एथिक्स को बाकायदा एक कोर वैल्यू के तौर पर अपने तमाम दोस्तों को फैलाएं। इसके लिए मैंने कोशिश की है, ये जो मेरा चैनल है ना, प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल यूट्यूब का चैनल, इस पर मैं कंटिन्यूअस एक सीरीज लॉन्च कर रहा हूं, कंटिन्यूअस सीरीज। इस सीरीज का बेसिकली, उस सीरीज का टाइटल होगा मेडिकल प्रोफेशनलिज्म, और मैं ये चाहूंगा कि उसके जरिए से मैं तमाम चीजें कम से कम नेट के ऊपर मौजूद हूं, और जो भी उसमें से राब्ता करना चाहे कि प्रोफेशनल, उसके से पहली वाली मैंने अपलोड कर दी थी, और उसका पर्पस प्योर यही है कि जो लिटरेचर मेडिकल प्रोफेशनलिज्म के बारे में बताता है हमें वेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में, उसको हम अपने कस्टम सर्कमस्टांसेस के हिसाब से
चेंज करके अपने बच्चों को बताएं अपने प्रोफेशन को। तो मैं जरूर आपसे ये अर्ज करूंगा कि वो किसी किस्म का कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं है, इट्स ओनली अ प्रोजेक्ट जिसके जरिए से हम अपनी उस जिम्मेदारी को पूरा करना चाहते हैं। तो आप जरूर उसके साथ इन टच रहिए और इंशाल्लाह अज़ीज आइंदा भी कभी मौका मिला तो मैं जरूर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। सर क्या हम आपके यूट्यूब चैनल पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो बाकी आज हमें रिसीव हुए हैं वो कोविड से रिलेटेड? तो देखिए ना, उसके लिए मैंने आपको एक नंबर दिया है, अभी नंबर एक लिखवाया था अरसलान के पास। जी सर। तो वो मिसबा हैं, Yes, वो शी मैनेजेस ऑल माय थिंग्स। तो ये देखें, ये बैठे हैं दोनों, अपना डॉक्टर अब्दुल्ला एंड मिसबा। तो दीज आर आईटी टीम और ये बेसिकली सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये मिसबा के पास वो सवाल आ जाएंगे, उसमें से जिनमें कोई जनरलाइज बात करने वाली होगी तो मैं इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड करूंगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक ओके यू सो बेटा, मच, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच अली। अरसलान, आखिर में कंटिन्यू। जी, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? जी जी, तो आखिर में जिन सब लोगों ने हमें ज्वाइन किया, जिन सब लोगों ने प्रोफेसर डॉक्टर जुवैद इकबाल साहब को सुना, जिन्होंने क्वेश्चंस किए, जिन्होंने अपना इनपुट दिया, उन सब लोगों के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं हम कि उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। इंशाल्लाह ताला सिंक इसी तरह के सेशंस फर्दर भी करता रहेगा और उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए बहुत मुफीद साबित हुआ होगा। और आखिर में एक बात छोटी सी कि इस तरह के बहुत से पैंडेमिक्स आए और बहुत से पैंडेमिक्स चले गए, तो इंसानियत की तारीख ने बहुत कुछ देखा है और इंशाल्लाह ताला इसी तरह ये पैंडेमिक भी गुजर जाएगा और अल्लाह ताला के करम से हम अपनी जो नॉर्मल लाइफ्स हैं उसको कंटिन्यू कर सकेंगे इंशाल्लाह जल्द। तो बहुत शुक्रिया सबका और फी अमान अल्लाह। सिंह को अपनी दुआओं में याद रखें, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। और इसी तरह हमारे जो जैसे डॉक्टर जुवैद इकबाल साहब का पेज है यूट्यूब पे, जो उस चैनल है उसको लाइक करें, उसको सब्सक्राइब करें। फिर सिंह के जो पेजेस हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, ऐसे सेशंस के लिए इन टच रहने के लिए हमारा फर्दर जो है प्लैब और यूएसएमएल का सेशन आ रहा है। डिफरेंट चीज़ों पे जो है वो हम सेशंस करते रहते हैं आप सब लोगों की भलाई के लिए, आपकी अवेयरनेस के लिए। तो ज़रूर आप उन चैनल्स को ज्वाइन करें, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। फी अमान अल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।